फाइनेंशियल ईयर अभी किसी ना किसी एग्जाम में डिफिनेशन आया था, तो फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर क्या है सबको पता है, हमको लगता है कल भी बताए हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, जो 1 अप्रैल, जैसे अभी देखो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ है, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। तो देखो ईयर चेंज हो रहा है, यहाँ 2023 है, यहाँ 2024 है। ये जो 23 से 24 हो गया, मतलब क्या हो गया, सक्सेसिव ईयर। ठीक है, 2023 के बाद 24 आ गया ना। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, 12 महीने का एक पीरियड जो स्टार्ट कब से हो रहा है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो रहा है, टू द लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर। मतलब जो आने वाला ईयर है उसके में जो मार्च का जो लास्ट दिन है वो, और 1 अप्रैल से जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च को जो खत्म हो रहा है सक्सेसिव ईयर, जो 2023 में स्टार्ट हुआ 2024 में खत्म हो रहा है, तो ये 2024 हो जा रहा है, इसलिए सक्सेसिव ईयर बोला जा रहा है। अगर कोई ऑप्शन में प्रीसीडिंग ईयर दे देगा मतलब क्या हो जाएगा कि 2023 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये एक दिन का पीरियड हो जाएगा। तो इसको प्रीसीडिंग वाले को कभी टिक नहीं करना है, जब भी फाइनेंशियल ईयर आएगा तो यहाँ पे सक्सेसिव टर्म तुम लोग खोजना है। सक्सेसिव मतलब क्या, आने वाला, नेक्स्ट ईयर, ये सक्सेसिव ईयर कहलाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का डिफिनेशन में ये हो गया। और कैलेंडर ईयर क्या हो गया, कैलेंडर ईयर में तुमको कभी कुछ सक्सेसिव ईयर वगैरह नहीं दिया हो रहा है, क्योंकि वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। मान लो 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया, तो ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। तो क्या है, 2023 में स्टार्ट हुआ 2023 में खत्म हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ भी सक्सेसिव प्रीसीडिंग वगैरह टर्म यूज नहीं किया जाता है। डे मतलब क्या, जो डे का डिफिनेशन होता है मतलब क्या, रात का 12 बजे से या दिन का 12 बजे से, कब से, तो रेलवे की टाइमिंग देखते हो ना, रात में ही चेंज होता है ना, तो वही है। मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। डे मतलब क्या, 24 घंटा का एक टाइम जो स्टार्ट कब होता है, बिगिनिंग एट मिडनाइट, जो रात के 12 बजे से स्टार्ट होने वाला, रात के 12 बजे से लेके 24 घंटे का जो पीरियड है वो डे कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना कब स्टार्ट होता है, बिगिनिंग एट मिडनाइट, मिडनाइट में स्टार्ट होता है। लिख देगा बिगिनिंग एट नून, बिगिनिंग एट मिडनाइट, बिगिनिंग एट इवनिंग, ऐसा दे देगा तो वैसा टिक नहीं करना है, बिगिनिंग एट मिडनाइट करना है। वीक, वीक मतलब क्या, वीक जानते हो सभी लोग कि 7 दिन का टाइम होता है ना, वीक 7 दिन का पीरियड होता है। लेकिन बात आता है कब से स्टार्ट होता है वीक, 7 दिन का पीरियड कब से स्टार्ट होता है, तो बिगिनिंग एट द मिड नाइट ऑन सैटरडे नाइट, मतलब सैटरडे का रात 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से स्टार्ट होकर जो 7 दिन चलने वाला जो पीरियड होता है वो वीक कहलाता है। या पार्टिकुलर एरिया के लिए है ना, जो भी अदर, मान लो हम लोग सैटरडे नाइट नहीं लेते, हम मान लो संडे नाइट कंसीडर करते हैं वीक के लिए। हम लोग क्या मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं ना वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे से स्टार्ट करते हैं, हम लोग माइंड में ये बैठा हुआ है। तो या वैसा कुछ अदर नाइट जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए या इंस्पेक्टर द्वारा किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए लिख के बताया गया है, आदेश दिया गया है, तो वो वीक का डिफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर वीक का डिफिनेशन में सीधा आएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि सैटरडे रात, शनिवार की रात को जो 12 बजे से स्टार्ट होता है, एक गाना भी था ना, कौन सा फिल्म मूवी था यार, तो वीक ध्यान रखना कि शनिवार का के रात को जो 12 बजे स्टार्ट होने वाला से लेके जो 7 दिन का टाइम पीरियड है वो वीक कहलाता है। या चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए बोल सकता है कि आप ठीक है, आपको छूट दिया जा रहा है, आप संडे नाइट से भी वीक का स्टार्ट कर सकते हैं, आप मंडे नाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिपोर्टेबल इंजरी बहुत ही वीवीआई है, एकदम एग्जाम में आंख बंद करके आता है, एग्जाम में आता ही आता है।
तो रिपोर्टेबल इंजरी मतलब क्या है कि वैसा इंजरी, सीरियस बोडली इंजरी को छोड़कर, तो सीरियस बोडली इंजरी यहाँ दिया हुआ है, मतलब सीरियस बोडली इंजरी को छोड़कर वैसा इंजरी जिसमें अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है या चांसेस है इन्वॉल्व होने का, तो उस केस में वर्ड देखना इनफोर्स्ड अब्सेंस, मतलब चोट लगने के कारण है ना, आदमी यहाँ मन से नहीं जा रहा है छुट्टी में, चोट लगने के कारण, जो उसको चोट लगा है उसके कारण वो काम में 72 घंटा या उससे ज्यादा समय के लिए अब्सेंट रहता है, तो ये रिपोर्टेबल इंजरी का रहता है। तो रिपोर्टेबल इंजरी में देखना ये इन्फोर्स्ड अब्सेंस, थोड़ा अगर वर्ड कहीं दिया हुआ रहता है तो खोजना, नहीं तो सिंपल आता है कि रिपोर्टेबल इंजरी मतलब क्या, कि अब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम द वर्क फॉर 72 आवर या उससे ज़्यादा समय के लिए, 72 घंटा या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर कोई व्यक्ति चोट लगने के बाद अगर काम से अब्सेंट रहता है तो वो रिपोर्टेबल इंजरी कहलाता है। जो रिपोर्टेबल इंजरी होता है वो कौन सा फॉर्म में हम लोग सबमिट करते हैं, जल्दी से बताओ। रिपोर्टेबल इंजरी कौन से फॉर्म में सबमिट किया जाता है? सीरियस बोडली इंजरी तो चला जाता है फॉर्म 4A में, लेकिन रिपोर्टेबल इंजरी, माइनर इंजरी कौन से फॉर्म में जाता है? फॉर्म जे में जाता है रिपोर्टेबल इंजरी। कब जाता है फॉर्म जे में? वंस इन ए क्वार्टर, वंस इन ए ईयर, या क्या होता है? वंस इन ए क्वार्टर, ठीक है। 3 मंथ में एक बार रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट जाता है। और सीरियस बोडली इंजरी क्या होता है? क्योंकि सीरियस बोडली इंजरी में अगर किसी को चोट लग जाता है या चोट लग लग जाएगा कभी, तो उस केस में सीरियस बोडली मतलब क्या, परमानेंट लॉस हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है वो परमानेंट नेचर का है। परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ ए बॉडी, मतलब शरीर का कोई हिस्सा मान लो परमानेंट के लिए चला गया, लॉस हो गया, या व्यक्ति अपना शरीर का कोई पार्ट या सेक्शन जो हो वो यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब वो भी शरीर में अटैच है। एक हो गया फर्स्ट में क्या कि शरीर से डिटेच हो गया, लॉस हो गया शरीर से, मान लो हाथ कट गया, पैर कट गया, ये क्या हो गया, परमानेंट लॉस हो गया, उंगली कट गया, परमानेंट लॉस हो गया। या क्या है कि शरीर में तो अटैच है लेकिन वो काम करने लायक नहीं रहा, शरीर में अटैच है लेकिन वो काम करने लायक नहीं रहा, तो वो भी सीरियस बोडली इंजरी के अंदर आएगा। या परमानेंट लॉस ऑफ और इंजरी टू द साइट, मतलब व्यक्ति का आंख का मतलब परमानेंट लॉस हो गया, या उसको देखने में दिक्कत हो गया, वैसा हो सकता है। या उसको सुनने में दिक्कत हो जा रहा है, सुन नहीं पा रहा है सही से, या किसी भी प्रकार का परमानेंट रूप से अगर फिजिकल इनकेपेसिटी हो जा रहा है, मतलब होता है ना कि लकवा किसी को मार दिया, तो सब भी क्या हो गया, एक तरीके से सीरियस बोडली इंजरी हो गया, मतलब जनरल टर्म में। लेकिन माइनिंग वाले के लिए हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी को पैरालिसिस अटैक हो गया, तो क्या हो गया, एक तरीके से परमानेंट फिजिकल इनकेपेसिटी होगी कि व्यक्ति काम करने में अब मतलब फिजिकली रूप से क्या हो गया, अपंग हो गया, नहीं काम कर पाएगा, तो वैसा भी जो होता है वो परमानेंट फिजिकल इनकेपेसिटी के अंदर आ गया। या फ्रैक्चर हो गया, हड्डी क्या हो गया, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद 1 महीने के बाद ज्वाइन भी हो जाएगा व्यक्ति, इंजरी मतलब वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। तो ध्यान रखना कि फ्रैक्चर हो गया किसी बोन का, या वन और मोर ज्वाइंट का, या जो हाथ वगैरह हथेली का या फुट का जो है ना, कोई भी हड्डी वगैरह बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी सीरियस बोडली इंजरी के अंदर आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, ये सुनो, ये जो क्वेश्चन आता है ना यहाँ से, कि क्वेश्चन आता है कि कोई भी व्यक्ति का हैंड फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, और वो 72 घंटा से ज्यादा समय के लिए अब्सेंट रहता है, मोर देन 72 आवर के लिए काम से अब्सेंट रहता है, तो ये कैसा इंजरी है, रिपोर्टेबल इंजरी है, या सीरियस बोडली इंजरी है, या माइनर इंजरी है,
तो क्या होता है, लड़का लोग जैसे देखता है कि 72 घंटा से ज्यादा समय के लिए एब्सेंट रहा है, आंख बंद करके वो रिपोर्टेबल इंजरी टिक करता है। जैसे रिपोर्टेबल इंजरी टिक करेगा, उसका 1 मार्क्स क्या होगा, चला जाएगा, बेकार में बर्बाद हो जाएगा। क्या हो गया, पहला केस यहाँ दे दिया है कि उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। जैसे हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो तुरंत वो सीरियस बॉडली इंजरी में आ गया। अब हाथ फ्रैक्चर होने के बाद हो सकता है वो कि एक दिन में ही ज्वाइन कर ले। हाथ फ्रैक्चर हुआ, 24 घंटा के अंदर ज्वाइन कर ले, अगर वो 72 घंटा के अंदर ज्वाइन कर ले, कुछ भी ज्वाइन करे, क्या हो गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, उसका फ्लैंजेज फ्रैक्चर हो गया, या सुनने में दिक्कत हो गया, आई साइट चला गया उसका, या शरीर का कोई पार्ट या हिस्सा उसका कट के अलग हो गया, या शरीर का कोई पार्ट और हिस्सा जुड़ा हुआ है लेकिन वो काम करने लायक नहीं बचा हुआ है, तो इस प्रकार का कोई भी इंजरी होता है तो सीरियस बॉडली इंजरी होता है। तो ये ध्यान रखना है तुम लोग को। और एक होता है माइनर इंजरी। क्या होता है माइनर इंजरी? मतलब क्या, चोट लगने के बाद है ना, 24 घंटा से ज्यादा समय के लिए, लेकिन 72 घंटा के, 24 घंटा से ज्यादा लेकिन 72 घंटा से कम समय के लिए वो, 72 घंटा से ज्यादा नहीं रहता है एब्सेंट, ठीक है। 24 घंटा ज्यादा रहेगा लेकिन 72 घंटा के अंदर वो काम ज्वाइन कर लेगा, तो वो माइनर इंजरी कहलाता है। तो सीरियस माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट जाता है वो फॉर्म के में जाता है। कब जाता है, जल्दी से बताओ। माइनर इंजरी का रिपोर्ट फॉर्म के में जाता है। कब जाता है, वंस इन है, जल्दी से बताओ। चलो तुम लोग कंफ्यूज नहीं किए, तो हम वन सीन है तुम लोग बोलते 1 साल 2 साल ऐसा बोलते। क्या है, माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट जाता है ऑन और बिफोर 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी। ऑन और बिफोर 20 जनवरी को माइनर इंजरी का रिपोर्ट फॉर्म के में जाता है। और ये जो सीरियस बॉडली इंजरी होता है ना, या लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, या डेंजरस ऑकरेंस होता है, तो उसका रिपोर्ट फॉर्म 4A में जाता है 24 घंटा के अंदर। फॉर्म 4A में 24 घंटा के अंदर सीरियस बॉडली इंजरी का रिपोर्ट जाता है। तो ये तुम लोग को ध्यान रखना है। रेलवे मतलब क्या, रेलवे मतलब क्या, कि जो भी रेलवे एक्ट, हम लोग जैसे माइंस एक्ट 1952 पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से रेलवे वाला रेलवे एक्ट पढ़ता है। तो रेलवे एक्ट 1989 का जो सेक्शन 24 में जो डिफिनेशन दिया हुआ है रेलवे का, वही रेलवे का डिफिनेशन माइनिंग वाले भी कंसीडर करेंगे। तो रेलवे मतलब क्या, रेलवे मीन्स ए रेलवे एज, मतलब ए रेलवे एज डिफाइंड इन द रेलवेज एक्ट 1989 का जो सेक्शन 24 में जो डिफिनेशन दिया हुआ है रेलवे का, वही डिफिनेशन हम लोग माइनिंग वाले भी मान के चलेंगे। इसी तरीके से एक होता है एक्सप्लोसिव का। एक्सप्लोसिव का, हाँ, उसी तरीके से एक्सप्लोसिव मतलब क्या, कि एक्सप्लोसिव का भी सेम मीनिंग, हम लोग एक्सप्लोसिव का वही मीनिंग कंसीडर करेंगे जो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 का जो एक्सप्लोसिव एक्ट है, जिसका 4 नंबर सेक्शन में दिया हुआ है, जो 4 नंबर सेक्शन में दिया हुआ है वही एक्सप्लोसिव। और जो डिफिनेशन वहां पे दिया हुआ है, जिस तरीके से वहां पे एक्सप्लोसिव को डिफाइन किया गया है, एकदम बस हम लोग वही समझेंगे। जिस तरीके से कमिटी हम लोग कैसे समझते हैं, कमिटी हम लोग माइनिंग वाले कहीं भी पढ़ते तो क्या करते हैं, कि जो माइंस एक्ट 1952 है, उसका जो सेक्शन 12 में जो कमिटी के बारे में बताया गया है, वही कमिटी हम लोग समझते हैं कहीं भी माइनिंग वाले। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि एक्सप्लोसिव मतलब क्या, कि जो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 का जो एक्सप्लोसिव एक्ट है, उसका जो 4 नंबर सेक्शन में जो दिया गया है एक्सप्लोसिव का डिफिनेशन, वही डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। और उसी तरीके से रेलवे का जो रेलवे एक्ट है 1989 का, जिसका सेक्शन नंबर 24 में जो डिफिनेशन दिया हुआ है, वही डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। तो ये ध्यान रखना है, 24 नंबर सेक्शन 1989, और वहां पे 4 नंबर मतलब 4 सेक्शन ऑफ 1884, ये एक्सप्लोसिव एक्ट। क्या हुआ, मिस्टेक से दब जा रहा है क्या? जो भी ओल्ड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, उनको है कि चलो अपना रिवीजन भी कर सकते हो,
क्योंकि ये सारा चीज तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ठीक है। रिवर मतलब क्या? रिवर जो बोलते हैं, तो रिवर मतलब कोई स्ट्रीम या करेंट ऑफ वाटर हो सकता है। स्ट्रीम या कोई झरना हो सकता है, या करेंट ऑफ वाटर हो सकता है, या तो वो सीजनल हो या बारहमासी हो। होता है ना कि गर्मी आया नदी सूख गया, एकदम जो बरसात के टाइम में जहाँ जिस नदी में बाढ़ आ जाता है, गर्मी के दिन में उसका हालत खराब हो जाता है, नाली टाइप से लग जाता है, ये दिखने लग जाता है ना। तो वही बोलता है, रिवर मतलब क्या, कोई स्ट्रीम हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, या करेंट ऑफ वाटर हो सकता है, या तो वो सीजनल हो या बारहमासी हो। और इसके अंदर क्या आता है, एंड इंक्लूड्स इट्स बैंक्स। मान लो ये नदी है, नदी का ये किनारा हो गया, एंड इंक्लूड्स इट्स बैंक एक्सटेंडिंग अप टू द हाईएस्ट नॉन फ्लड लेवल। तो मान लो जिस भी एरिया का जो भी फ्लड लेवल है, तो उस फ्लड लेवल तक, मान लो यहाँ पे कहीं हाईएस्ट फ्लड लेवल है, तो फ्लड लेवल तक जहां उसका बैंक एक्सटेंड किया गया है, तो ये भी रिवर का डिफिनेशन के अंदर आएगा। तो रिवर मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम हो गया, या करंट ऑफ वाटर हो गया, या तो वो सीजनल हो, या परनेल मतलब क्या हो गया, बारहमासी हो। और इसके अंदर क्या आ गया, एंड इट इंक्लूड्स इट्स बैंक, इसका किनारा कहाँ तक एक्सटेंड हो, एक्सटेंड्स अप टू द हाईएस्ट नॉन फ्लड लेवल, जिसको HFL का फुल फॉर्म पूछा था। HFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, ठीक है। क्या होता है HFL, कितना होता है, जो भी अपना माइन ओपनिंग इंक्लाइन रहता है, उससे कितना ऊपर हम लोग HFL रखते हैं, HFL से कितना ऊपर हम लोग माइन ओपनिंग या इंक्लाइन रखते हैं। हम उल्टा पूछ दे रहे थे, मतलब जो HFL हमको पता है कि कि किसी एरिया का अगर कभी रेनफॉल हुआ है, तो हाईएस्ट जो भी गया है, मान लो उसका RL मान लो 200 मीटर है, तो हम लोग HFL कितना रखेंगे, ये HFL मान लो 200 मीटर है, तो उस केस में हम लोग जो भी ओपनिंग या इंक्लाइन बनाएंगे, शाफ्ट बनाएंगे, तो वो HFL से 1.5 मीटर ऊपर रखेंगे, मतलब 201.5 मीटर रखेंगे, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलेंगे। और अगर और एक विड्रॉल लेवल क्या होता है, बताओ सभी लोग। ये सब रेगुलेशन नंबर 149 150 वगैरह में मिलेगा। विड्रॉल लेवल, वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल बोलो, कि अगर उस लेवल से पानी ऊपर जाएगा, तो क्या करना है, वहां पे वर्कर लोग को विड्रॉ कर लेना है। मतलब कितना, मान लो HFL 200 मीटर है, HFL, हाँ ये हाईएस्ट फ्लड लेवल जो था 200 मीटर था, हम लोग क्या किए हैं, 201.5 मीटर पे हम लोग माइंस का ओपनिंग वगैरह जो भी है इतना ऊंचा बनाए हुए कि पानी कभी पहुंचे ही नहीं है। और कितना तक पहुंचने पे क्या करेंगे, हम लोग माइन से वर्कर लोग को विड्रॉ कर लेंगे, HFL से 1.2 मीटर नीचे, मतलब क्या, 200.3 मीटर जैसे क्रॉस करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कर लोग को वहां से, लेकिन 200.3 नहीं होगा, हम लोग मान लो HFL हो गया 200 मीटर, ठीक है, HFL 200 मीटर हो गया, इससे 1.5 मीटर ऊपर हम लोग क्या रख दिए, हम लोग 1.5 मीटर ऊपर अपना जो भी माइंस का इंक्लाइन शाफ्ट है, उसको ऊपर रखेगी, पानी किसी भी केस में वहां तक पहुंचे ही नहीं। और जो डेंजर लेवल रहेगा वो HFL से 1.2 मीटर नीचे रहेगा, ये HFL से 1.2 मीटर नीचे रहेगा, मतलब क्या, 198.8 मीटर। कि अगर पानी 198.8 मीटर मतलब HFL के आसपास पहुंचेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, वर्कर लोग को माइन से विड्रॉ कर लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, कि मान लो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो 195 मीटर है, ठीक है, 195 मीटर हाईएस्ट फ्लड लेवल है। कि किसी भी साल, जिस साल मैक्सिमम बारिश हुआ है, तो जो पानी का जो लेवल था
एक तरीके से वो मीन सी लेवल से काउंट होता है, ठीक है, मीन सी लेवल से काउंट हो रहा है ये, 195 मीटर तक गया। तो हम लोग माइंस का जो ओपनिंग शाफ्ट वगैरह जो भी बनाएंगे तो ये एचएफएल से कितना ऊपर रहेगा, 1.5 मीटर ऊपर रहेगा, मतलब कितना, 196.5 मीटर पर रहेगा। और जब देखेंगे कि पानी एचएफएल से 1.2 मीटर नीचे रहेगा ना, मतलब 193.8 हो जाएगा, 193.8 मीटर नीचे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग वर्कर लोग को माइन से विड्रॉ कर लेंगे। ये ध्यान रखना, विड्रॉल लेवल क्या होता है, वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल सब यही है, और ये सबसे ऊपर वाला लेवल हो गया। इसे सब डिफिनेशन मिलेगा तुम लोगों को, कल हम मॉक टेस्ट करवाएंगे ना, मतलब क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उसमें मिल जाएगा। अब ये नया आया हुआ है, सीएमआर 2017 में है ना, ये नया आया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, डिजाइनर क्या होता है, सप्लायर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है। नाम से पता तुमको चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, देखो तो। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, जो बना रहा है, जो निर्माण कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है, या एसोसिएशन हो सकता है इंडिविजुअल का, कि कुछ ग्रुप, तीन चार इंडिविजुअल मिलके एक एसोसिएशन बना लिया अपना, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो क्या कर रहा है, जिसका काम क्या है, हु मैन्युफैक्चर, जो क्या बनाता है, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंसेज फॉर यूज इन कोल माइंस। फॉर यूज इन कोल माइंस के लिए, मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन जो मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और कुछ अदर सब्सटेंसेज या मशीनरी बनाता है, कहाँ पर यूज करने के लिए, कोल माइंस में यूज करने के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरर कहलाया। तो सप्लायर कौन होगा, जो सप्लाई करेगा। मैन्युफैक्चरर बना लिया तो हो सकता है कोई छोटा मोटा आदमी, मान लो कोई कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर एम है, ये बना दिया, ये डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहा है मान लो, तो कोई बीच में क्या आ जाएगा, एक सप्लायर आ जाएगा, ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये जो कंपनी रहेगा, जो भी कंपनी रहेगा वो सप्लायर को बोलेगा कि हमको ये चीज़ दो, सप्लायर मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके वहाँ दे देगा। सप्लायर मतलब क्या, ये भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो क्या सप्लाई करता है, हु सप्लाइज ए टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। जो क्या, वो टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, या जो यहाँ है मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और अदर सब्सटेंसेज जो कोल माइंस में यूज करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो सप्लायर कहलाया। नाम से समझ में आएगा तुम लोगों को। डिजाइनर मतलब क्या, जो डिजाइन कर रहा है। तो डिजाइनर भी क्या हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है, या व्यक्तियों का एसोसिएशन हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो क्या डिजाइन कर रहा है, जो डिजाइन कर रहा है कोल माइनिंग सिस्टम, या हम लोग कोल माइनिंग कैसे करना है, हम लोग का मेथड ऑफ कोल माइनिंग क्या रहेगा, हम लोग वहां पे जो मशीनरी यूज करेंगे तो उस मशीनरी का क्या डिजाइन रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, तो जो वैसा कर रहा है वो डिजाइनर कहलाएगा। तो मीन्स है इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, या कोई कंपनी, या कोई इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज वगैरह भी, जो कोल माइनिंग सिस्टम डिजाइन करता है, या हम लोग किस तरीके से माइनिंग का मेथड करेंगे, कौन सा मेथड एडोप्ट करेंगे, बोर्ड एंड पिलर करेंगे, लॉन्गवाल करेंगे, या अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे, या ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, हाईवाल माइनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, या कोई भी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, सब्सटेंस है जो भी यूज होना है, उसका डिजाइन जो करता है वो डिजाइनर कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक तरीके से माइंस में ऑपरेशन, मतलब काम कर रहा है एक तरीके से, वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाया। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या हो सकता है, ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर, या ग्रुप, तीन चार व्यक्तियों का ग्रुप मिलके एक एसोसिएशन बना लिया वो हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर में देखो कोई कॉलेज नहीं आ सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रैक्टर में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कोई फर्म हो सकता है, कोई लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी हो सकता है ना, लोकल लेवल पे जो वहाँ आसपास का कोई ठेकेदार हो गया,
वो हो गया। जो क्या कर रहा, हु प्रोवाइड्स फॉर द सर्विसेज और ऑपरेशन इन ए माइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपना सर्विस और माइनिंग ऑपरेशन जो करता है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है।